हेलो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपने अपने आप को अच्छे से नोट्स कॉपी बनाना शुरू कर दिया होगा डिसिप्लिन तरीके से। और होमवर्क के लिए मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता दूंगा कि क्या होमवर्क होगा आज के लेक्चर का। तो लेक्चर के एंड में बताऊंगा होमवर्क क्या है, और फिर आप वो होमवर्क कर लेना। और डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा शीट मटेरियल वगैरह सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये अनअकैडमी पर ये यूट्यूब चैनल पर सीरीज़ है, भोकाल सीरीज, जिसमें अपन स्ट्रेट लाइन का पूरा चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अनअकैडमी पर एक स्पेशल ऑफर है, प्राइस ऑफर, जिसमें अपने को 60% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको इतने इतने पे मिल रहा है, 6 मंथ का इतने इतने पर, और 9 मंथ का। तो मेरा रेफरल कोड है MC सर लाइव। ठीक है, ये आप यूज़ कर लोगे तो आपको ये ऑफर जो है आप अवेल कर पाओगे। ठीक है बच्चों, एनरोल इन अपकमिंग बैचेस, जैसे ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच है, ये जेई मेंस 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। ये 24 नवंबर से स्टार्ट हुआ। बच्चों, अगर आप लेट हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस कोर्स के जो लेक्चर जो हो गए हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। ठीक है, और बच्चों अर्ली ग्रोथ बैच है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। ठीक है, 24 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। ये जेई 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, यानी कि जो क्लास 10th के अंदर बच्चे अभी हैं, है ना, उनके लिए। तो बैच की हाईलाइट्स हैं इसमें, स्टार्ट अर्ली एंड बी स्टेप अहेड, है ना। तो बच्चों आगे रहना बाकी लोगों से, कंपटीशन से, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना जल्दी आप फेमिलियर होंगे चीज़ों से, उतना ही ज़्यादा आप कंफर्टेबल होंगे, और उतना ही ज़्यादा आपको उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को क्रैक करना आपके लिए ईजी होगा। IIT के ऑल स्टार बैच के फैकल्टीज आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अपन ने ये जो चीज़ें पढ़ ली है, ये तो भी आप देख लो एक बार। ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया 3 जगहों पर हार्मोनिक कॉन्जुगेट देखने को मिलता है। फिर अपन ने I1 I2 I3 यानी कि एक्सेंटस के कोऑर्डिनेट्स निकाले। वो I के कोऑर्डिनेट के अंदर एक ही जगह माइनस है, I1 आ जाएगा, B की जगह -B, I2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। फिर अपन ने एक क्वेश्चन देखा था, इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देखी थी। फिर IIT का एक सवाल देखा था, और अपन आगे देखते हैं। तो बच्चों अगला सवाल ये है कि बच्चों, अगर आपको दिख रहा है कि सवाल यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके सवाल को लिख लीजिए, थोड़ा सा सोचिए भी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि क्लास के अंदर टीचर को ही सब कुछ बता रहे हैं। बच्चे खुद भी एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचने के बाद फिर मैं जब सॉल्व करूंगा तो आप देखेंगे। तो लाइन दिस cut the coordinate axis at A and B, find the incenter and radius of circles touching the line and the coordinate axis। तो बच्चों कभी भी कोई लाइन दे रखी हो तो उसका स्केच बनाने के लिए आप क्या करिए, 2 पॉइंट अपने को चाहिए होते हैं। तो बहुत सिंपल, x को 0 रख दो, y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। फिर आप क्या करिए, y को 0 कर दीजिए, y को 0 कर दोगे, x आपका 4 आ जाएगा। तो आपको पॉइंट दिख गया 0,3 और 4,0 पॉइंट है ना, बहुत इजीली दिख रहा है। 0,3 है ना, इस तरह से आपका ये पॉइंट है 0,3, और ये पॉइंट है 4,0 ना, ये लाइन बन गई। इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, है ना। तो जनरली ए और बी मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर रहा होगा। ठीक है, फाइंड द इंसेंटर रेडियस इन रेडियस ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करने वाला इन सेंटर, फाइंड द इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब क्या होता है, इन सेंटर होता है उस सर्कल का सेंटर, है ना। ये वाला जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये आपका क्या है, इन सर्कल है, और इन सेंटर इस सर्कल के सेंटर को कहते हैं ना। तो अपने को ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अपने को कोऑर्डिनेट निकालने हैं, है ना। अच्छा, इन सेंटर एंड रेडियस, इन रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग द लाइंस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, और भी सर्कल है, मैंने आपको बताया था I1 I2 I3 के बारे में। जैसे ये आपका एक पॉइंट है, ये आपका एक सर्कल है, और यहाँ पर भी आपका एक सर्कल होगा इस तरह से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से एक और सर्कल आएगा ना। तो ये 4 सर्कल है जो मैंने पिछली टर्न पे आपको बताए थे। ठीक है, इन सेंटर है ना। तो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए आपको। हम्म, देखिए बच्चों, मान लो कोई सर्कल है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच करता है। दिख रहा है क्या, कोई सर्कल है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच करता है। तो जहां पर टच करता है तो ये लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो क्या होती है, डायमीटर या नॉर्मल कहते हैं उसको। तो यहाँ से मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, फिर इस पॉइंट से भी मैंने सर्कल पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब आप ये देखिए, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा, 90 होगा। टेंजेंट नॉर्मल के बीच का एंगल 90 होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 होगा। 4 एंगल, 3 एंगल अगर 90 है तो चौथा एंगल भी 90 होगा। ये वाला
जो दूरी है वो रेडियस होगा, क्योंकि टेंजेंट और सेंटर के बीच का दूरी डायमीटर तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर और टेंजेंट के बीच का दूरी रेडियस, ये रेडियस तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू इंटरप्रेट, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं कि हाँ भैया ये जो चार क्वाड्रिलेटरल, 4 पॉइंट से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर है ना। बच्चों इस सर्कल सी के सेंटर के कोऑर्डिनेट देखिए आप, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर आर है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस अगर आर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, आर आर, करेक्ट। तो बहुत सिंपल, तो ठीक है, तो आर का वैल्यू निकालना है, तो आर तो अपने को पता है, मैंने पिछली टर्म पे भी आपको फॉर्मूला बताया था, डेल्टा बाय एस। ये तो सब सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चल रहा है ना, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक से स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़े टाइम बाद होगा, बता दूंगा, है ना। तो डेल्टा बच्चों हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये तो आपका हो गया एरिया। पेरीमीटर कितना है बच्चों, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये 4 है, ये 3 है, अगर ये 3 4 है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो 4 + 3 + 5 ये आपका पेरीमीटर, अपॉन 2 करके क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो ऊपर बच्चों छक्का आ जाएगा और 12, ये भी 6 आ जाएगा, कितना आ गया, बना गया। यानी कि आर का वैल्यू बने, तो आर का वैल्यू बने तो हमारा जो इन सेंटर है, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, 1 1। तो हमने ये काम कर लिया और साथ साथ रेडियस भी निकाल लिया, है ना। इन रेडियस ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो अब इसने बोला है कि इन रेडियस बताओ सर्कल्स का टचिंग द लाइन। मैं साथ साथ ऐसा करता हूँ, ये भी बताता हूँ आपको ना, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x3 y3। हमेशा ध्यान रखें जब भी नामकरण करें किसी ट्राइंगल का या रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल का, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में नाम देना है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो मैं आपको I1 I2 I3 निकाल के दिखा देता हूँ, और R1 का फॉर्मूला भी अगर आपको याद हो तो वो भी आपको बता देता हूँ। R1 R2 R3 के फॉर्मूले ये होते हैं, R1 = डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, एंड R3 का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो अपने देखा था कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, दिस इज इक्वल टू 6। पेरीमीटर कितना आ रहा था, 12, उसका आधा कितना हो जाएगा, 6। साइड लेंथ ए देखते हैं, साइड लेंथ ए कितना है अपना, ये आपका कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा डेल्टा, यानी कि 6/6 माइनस बी का वैल्यू देखते हैं, बी यानी कि 5 आ रहा था, तो ये 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 6/6 माइनस 3 4 5 3, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अपने R1 R2 R3 का वैल्यू कितना है आपका, 2 3 और 6 है, ठीक है। अच्छा, फाइंड द इंसेंटर रेडियस हो गया, इन रेडियस ऑफ सर्कल्स। बच्चों इन रेडियस तो अपने निकाल लिए हैं, पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि I1 I2 I3 कैसे निकाले, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, है ना। तो I1 के कोऑर्डिनेट्स एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो I2 नहीं बताऊंगा, है ना, I1 बता रहा हूँ बस, है ना। -ax1 + bx2 + cx3 डिवाइडेड बाय -a + b + c, ठीक है, एंड सो ऑन। बच्चों अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके लिख ज़रूर लीजिए, जब तक आप साथ साथ लिखेंगे नहीं तब तक आपको फील नहीं आएगा। लिखना भी अपने आप में एक आदत होता है, लिखना सोचना, सोचना लिखना, यही प्रोसेस चलता रहेगा, तो आपका अच्छा कंट्रोल रहेगा सब्जेक्ट पर, है ना। तो ए का वैल्यू कितना है, 4 है ना, -4, x1 क्या है, x1 है बच्चों 0, x2 है 0, x3 बस आपका 4 है ना। तो x3 बस 4 है, तो ये तो 0 हो गया, 0 हो गया यहाँ पर, बस इंटू 0 करके मैं +0, और x3 4 था, x3 आपका 4 है, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय, है ना, -a, यानी कि -a यानी कि -4, ठीक है, -4 + 3 + 5, ठीक है, ऐसा है। अच्छा यहाँ पर जो बच्चों -a/y1 b/y2 और c/y3 आएगा, उसमें y1 y2 y3 देख लेते हैं। बच्चों y1 कितना है, 3 है, तो क्या आएगा, a/y1 आएगा ना, तो a का वैल्यू कितना है, 4 है, y1 का वैल्यू कितना है, 3 है ना, तो a/y1 यानी कि 4 3 ×
12 है ना, ए वाई वन है ना, 4 इंटू 3, और बाकी जो y2 y3 है वो कितने हैं, 0 है। नीचे माइनस ए प्लस बी प्लस सी है ना, ये आ जाएगा। कितना आ रहा है 12, और ये 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 4, 12/4, 12/4 कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कितना जाएगा, ये भी आपका 12/4 आ रहा है, 3 3 आ रहा है। I1 यानी कि ए के सामने वाला है ना, I1 यानी कि ए के सामने वाला, ये पॉइंट ए है। ए के सामने वाला क्या है, ए के सामने वाला यहाँ आएगा, यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये आपका दिख रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर बच्चों माइनस आएगा, एक्चुअली माइनस है ना, यहाँ पर माइनस ए एक्स वन है, यहाँ पर क्या माइनस ए वाई वन है ना, तो मैंने गलती कर दी एक्चुअली, तो -12 और -12 अपॉन बच्चों, -12 अपॉन बच्चों क्या है, 4 है, तो -12/4 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा है ना। मैंने कैसे मुझे एहसास हुआ अपनी गलती का, देखो छोटी मोटी चीजें करते रहोगे ना, जैसे मुझे एहसास होता है मेरे से ही सीखो, मतलब है ना। तो मैंने तुरंत देखा यार तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, यानी कि मैंने जरूर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, तो मैंने देखा यार अब ठीक है ना। ओह, जो अपन ने IA(x1) लिखा है ना, -AX1, -AX1, तो ए बी सी, CBC, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, ठीक है। सी का वैल्यू कितना है, 3 है, ए का वैल्यू कितना है, 4 है, बी का वैल्यू 5 है। -AX1 BX2 CX3 -A, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ए के सामने ये वाला है बच्चों, ये वाला है, सॉरी है ना, ये वाला है ए के सामने ये वाला है ना, ये I1 है, सॉरी, ठीक है। ये सी है, सी के सामने तो क्या होगा, I3 होगा एक्चुअली। ये पॉइंट निकाला है मैंने, तो एक्स कोऑर्डिनेट, सही बात है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, बिलो एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव आएगा ना, तो 3, -3 आपका आंसर सही है, ठीक है। I2 भी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा हाथ साफ कर लेते हैं। I2 कितना आएगा, AX1 -BX2 प्लस CX3 अपॉन में A माइनस बी प्लस सी है ना, एंड सिमिलरली वो जो ABC है ना, तो ABC कितना आएगा, 3 -4 + 5 है ना, तो 3 -4 और +5 है ना, ठीक है, ये आ रहा है। ए का वैल्यू यही है, ठीक है। ए का वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, ए का वैल्यू 4 ही है, ठीक है। ए माइनस बी, ए का वैल्यू क्या था, 4 था ना, ए माइनस बी प्लस सी, बी का वैल्यू कितना है, 3 है। बार बार एक्चुअली पन्ने अलग अलग है ना, तो उससे क्या गड़बड़ हो रही है एक्चुअली। ए माइनस बी, ए कितना है, 4 है, 4 - 5 + 3, 4 - 5 + 3, 4 - 5 + 3, अब ठीक है। और x1 x2 x3 में देखते हैं कौन से जीरो है, x1 x2 x3, x1 0 है, x2 0 है, x3 कितना है आपका, 4 है, x3 आपका 4 है। ये दो जगह ए लिख रखा है, इसी वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये एक्चुअली एक्स और वाई इंटरसेप्ट दे रखे थे ना, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये है तो अब सही है ना, वो ए बार बार दिख रहा था, तो मैं क्या करता, x1 x2 x3, x3 कितना है आपका, 4 है, x3 4 है, कितना आएगा, C(x3), C मतलब 3, 3 4 12 है ना, बस ये आएगा, 3 4 12, और बाकी सब कितने आ जाएंगे, 0 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो 12 अपॉन कितना आ रहा है, 4 + 3 7, 7 - 5 2, ये कितना आ जाएगा, 6 कॉमा, यहाँ पर भी अगेन नीचे 2 आएगा, और ऊपर आपका आएगा AX1, जो x1 x2 x3 में देख लेते हैं, y1 y2 y3 में कौन सा 0 आ रहा है, तो y1 कितना है, y1 है, ठीक है, तो y1 0 नहीं है, यानी कि y1 3 है, और कितना आएगा, AY1 यानी कि 4 3 12, 4 3 12 AY1, बाकी तो सब 0 है, ठीक है, ये आ गया। और 12/2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये मैंने I2 निकाला है, I2 मतलब B के सामने 6 6 आ रहा है,
बी के सामने जो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर कितना है, 6 6 है। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आराम से दिख रहा है। तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, मैंने देखो मैंने एरर क्या कर दिया था कि जब मैंने इस लाइन के एक्स और वाई इंटरसेप्ट माने, इसको मैंने ए और बी बोल दिया है ना, इसने बोला भी ये ए और बी, और फिर मैंने ट्राइंगल का ए बी सी जो है वो मैंने अलग कर दिया था, तो वो गड़बड़ कर दिया मैंने। ए बी और सी इस तरह से मानता मैं तो बेटर होता, मैं जो कंफ्यूज हो गया था वो नहीं होता। ठीक है, अपन ने सब कुछ निकाल दिया है, इन रेडियस ऑफ सर्कल्स ये सब मैंने निकाल दिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर ए बी एंड सी डी। If the coordinates of vertex A are x1 y1, then find the coordinates of the midpoint of BC। बच्चों इसमें ना ये अपन को ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। आप क्वेश्चन लिख लेना है ना, वीडियो पॉज करके ना। ए बी सी ऑर्थो सेंटर यानी कि एच के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को ए बी, और सर्कम सेंटर होता है अपना ओ, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सी डी। बच्चों अपने को याद है अपन ने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में पढ़ा है एच जी ओ 2:1, यानी कि सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इंटरनली इन द रेशियो 2:1। और ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर भी होते हैं, ये भी बहुत मजेदार चीज है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पर है। अच्छा, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ए आर, बच्चों तो यहाँ से जी निकल जाएगा है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ओ यानी कि 2c, 1 मल्टीप्लाइड बाई एच यानी कि ए डिवाइडेड बाई 3, कॉमा 2 इंटू डी प्लस 1 इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 + 1 यानी कि 3। ये आपका जी का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक, अब इसने बोला है कि भाई यहाँ से अपन ने एक मीडियन ड्रॉ किया, यहाँ पर आपका पॉइंट डी है, यहाँ पर आपका जी है, ये तो अपने को पता है ये 2:1 है। मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये अपने को डी निकालना है, और इसके कोऑर्डिनेट नोन है, और ये अपना जो पॉइंट ए है वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो क्या करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय डी है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय डी, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस अपॉन 3 है ना। तो डी के कोऑर्डिनेट ऐसा करता हूँ मैं, अल्फा बीटा मान लेता हूँ, या एक्सटर्नल डिवीजन से भी सोच सकते हो कि डी डिवाइड्स जो ए डी अपॉन जी डी। आप देखो ए डी अपॉन जी डी, जी डी अगर 1 है तो ए डी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3:1 का एक्सटर्नल भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं, मैं एक्सटर्नल नहीं लगा रहा अभी, मैं तो इंटरनल से जा रहा हूँ, और डी के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा माने, तो 2 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 3, 2 इंटू बीटा प्लस y1 डिवाइडेड बाय 3। ये जो है ये कोऑर्डिनेट है जी का, और ये भी कोऑर्डिनेट है जी का। निकालना क्या है, अल्फा है, दोनों को बराबर कर दिया, ये कट जाएगा। क्या अपने को दिख रहा है क्या, 2c प्लस ए इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस x1, तो कितना आएगा 2c प्लस ए, 2c प्लस ए माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये आपका अल्फा। बीटा कितना आएगा 2d प्लस बी माइनस y1, 2d प्लस बी माइनस 5 है ना, डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो जाएगा बीटा। तो ये है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी और सी। ठीक, तो बच्चों अपन ने इसमें क्या है कि केवल सेक्शन फॉर्मूला लगाया, शायद आपने क्लास 10th में पढ़ रखा हो, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एच जी ओ 2:1 में ये इंटरनल डिवीजन, ये अपन ने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है, वहीं पर अपन ने कई सारे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, कोलिनियर है ना, ये भी देखा है। नेक्स्ट, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर दिस फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी सो दैट ए बी सी डी। अब आईआईटी वालों ने, मैं आपको बताया था, उन्होंने अभी है थोड़े दिनों पहले, थोड़े साल पहले एक सवाल पूछा, ए बी डी सी इज अ पैरेललोग्राम। तो ध्यान रखना जब भी वो पॉइंट्स का बताएं कि ये पैरेललोग्राम है, तो समझ जाओ कि ये इन ऑर्डर है। इन ऑर्डर का मतलब ये होगा, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी कोऑर्डिनेट उड़ के आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखें एंटी क्लॉकवाइज ही आपको नामकरण करना है। तो अगर कहीं लिखा है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी इसी ऑर्डर में होगा, चाहे इस ऑर्डर में हो, इस ऑर्डर में भी हो सकता है, पर कन्वेंशन यही कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर कहीं मार्केट में ए बी डी सी लिखा है तो समझ जाओ ए बी डी सी ऐसा होगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बोल रखा है कि ऑर्डर फिक्स नहीं है, तो फिर आपको पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेंगी, वो भी अपन देखते हैं सवाल के अंदर। तो 3 पॉइंट नोन है, इमेजिन करिए 3 पॉइंट से क्या बनेगा, ट्राइंगल। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। अब आपका जो चौथा पॉइंट है डी है ना, वो कैसा हो सकता है, यहां पर आ सकता है, आराम से दिख रहा है क्या। तो क्या करेंगे, ए और सी का मिड पॉइंट और बी और डी का मिड पॉइंट, ये अपन पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। ए और सी का मिड पॉइंट 4 + 3/2, ए और सी का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, और
4 + 3/2 और 1 + 7/2, ये होगा बराबर बी और डी के मिड पॉइंट, यानी कि मान लो डी का कोऑर्डिनेट जो है अल्फा बीटा है, कितना आएगा 5 + α/2 कॉमा -2 + β/2, ठीक है, ये आएगा। ठीक बच्चों, ये कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 2, अल्फा का वैल्यू आ गया 2 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया 10, 2,10। लेकिन ये तब है जब ए बी सी डी, यानी कि जो अभी सवाल पूछा है इसी का आंसर ये है। पर मान लो वो बोलता कि नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर, कैसे पूछता, डज दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर। तो इस सवाल में अपने को ये भी चेक करना पड़ता कि जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब आपका जो पैरेललोग्राम हो सकता है वो हो सकता है ए डी बी सी हो, ठीक है, ऐसा, या मान लो आपको ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट फिक्स है ना ए बी सी, और आपको बोलता कि, या बोलता क्या मतलब आपको सोचना है कि पॉसिबिलिटी क्या है, ए बी डी सी, ए बी डी सी ये पैरेललोग्राम है, ठीक। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, यानी कि ए बी डायगोनल हो जाए, ठीक है, या फिर ए डी डायगोनल हो जाए, ए बी डायगोनल या ए डी डायगोनल, या फिर ए सी डायगोनल हो जाए, ठीक है, गॉट इट। 3 पॉसिबिलिटी आराम से आप सोच पा रहे हैं ना, ए सी, ए बी, ए सी, ए बी और ए डी, है ना, ये 3। तो आइए इसमें निकालते हैं। मान लो अगर इसमें कोऑर्डिनेट निकालना पड़े अपने को, तो अपन ए और बी का मिड पॉइंट और सी और डी का मिड पॉइंट सेम करेंगे। ए और बी का मिड पॉइंट है ना, ए और बी का मिड पॉइंट, और यानी कि 4 + 5 = 3 + अल्फा, तो यहीं पर कर देता हूँ मैं, है ना। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको डी डैश बोल देते हैं, इसको डी डबल डैश बोल देते हैं ना। थोड़ा सा वीडियो को रोक करके करने की कोशिश करना, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। दिस प्लस दिस अपॉन टू, दिस प्लस दिस अपॉन टू, ये आ जाएगा इससे आपका डी डैश। तो ए बी, दिस प्लस दिस = 3 + समथिंग, तो 9, तो 6 दिख गया कि अपने को, ये आ जाएगा आपका डी डैश, ठीक है। और बच्चों 1 और -2 -1, 7 और -8, ठीक है, 6, -8 आराम से दिख रहा है। इन दोनों का मिड पॉइंट यानी कि इन दोनों का सम -1, इसका और किसी और को जोड़ करके सम -1 आ रहा ही आ जाएगा। डी डबल डैश, डी डबल डैश, डी डबल डैश क्या है, बी और सी का मिड पॉइंट है ना, बी और सी है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो 5 और 3 कितना आ जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। -2 और 7 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखा क्या बच्चों, इसका और ए, ये और ये इन दोनों का मिड पॉइंट यानी कि 8 और 5, यहाँ पर आप देख सकते हो 8 और 5 है ना, ठीक है, दिख गया होगा आपको। मिड पॉइंट का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम सेम करना, बेसिकली दोनों तरफ से, वही मैं कर रहा हूँ, है ना। तो 3 पॉसिबल आंसर्स हैं अगर वो ये बोले कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर, कोऑर्डिनेट्स आर नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर। पर अगर उसने बोल दिया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो आपका आंसर एक ही आएगा, यानी कि ये वाला आंसर आएगा, अगर सवाल ये है तो। ध्यान रखना, क्योंकि अभी आईआईटी में 2 साल पहले उन्होंने ए बी डी सी कर दिया था, ठीक है ना। तो पढ़ना ठीक से, है ना, अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज को अंडरलाइन कर लिया करो, ऐसे करे गोला बना लिया करो, या जैसे भी, मतलब जो भी आपका कन्वीनियंट लगे आपको। हाँ भाई, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर फलाना ढिमकाना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आपको वर्टिसेस दे रखी हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल की हो चाहे वो ट्राइंगल की हो, यू ऑलवेज हैव टू फाइंड आउट द साइड लेंथ, है ना। साइड लेंथ निकालना बहुत जरूरी है, उससे बहुत अच्छा आइडिया अपने को लगता है। तो ये स्टार्ट करते हैं, तो इसको ऐसा करते हैं, ए बी और सी है ना, 3 पॉइंट वो मान लेते हैं, और अब डिस्टेंस वो निकाल लेते हैं, ठीक है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, जो ए बी आ रहा है 4, 3, 5 दिख गया आराम से। ए बी, बी सी निकाल लेते हैं, 7, 1, 50, और सी ए निकाल लेते हैं, ये कितना आ रहा है 3, 4, 5, ठीक है यार। वो जो अपने देखा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर प्लस ये और ये बराबर भी है, तो ये क्या आ गया, तो बहुत लवली ट्राइंगल आ गया, राइट एस्पेक्ट ट्राइंगल, है ना, वेरी इजी वेरी सिंपल। अच्छा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर, वो सब बाद में देखेंगे, पहले ट्राइंगल बनाते हैं।
बी सी हाइपोटेन्यूज है ना, बी सी अगर हाइपोटेन्यूज है तो ये ए रहा होगा, ये बी रहा होगा, ये आपका सी रहा होगा, ये आपका लूट 50 वाला है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखिए कि अगर मान लो मैंने बच्चों आपका सी पॉइंट से डाला है परपेंडिकुलर, सी पॉइंट से मैंने क्या किया है, परपेंडिकुलर डाल दिया है, इस पर डाल दिया है, साइड लेंथ ए बी पर डाल दिया है। तो आप देखें तो जो परपेंडिकुलर है वो साइड लेंथ यही तो है, यही तो है मेरी इस साइड पर परपेंडिकुलर। और पॉइंट बी के नजर से देखें तो पॉइंट बी से मैंने जो डाला है परपेंडिकुलर वो सी सॉरी बी ए ही तो है। तो सी ए पर जो मैंने पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डाला है वो यही साइड लेंथ आपका है, यही साइड लेंथ आपका दूसरा एल्टीट्यूड है। दोनों का इंटरसेक्शन वर्टेक्स ए है, दोनों का इंटरसेक्शन वर्टेक्स ए है, तो यही ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर कौन सा है, पॉइंट ए है, ये ऑर्थो सेंटर है। अच्छा अच्छा ओके। तो और बच्चों सेंट्रोइड तो हलवा है, सेंट्रोइड तो कैसे निकाल सकते हैं अपन, क्या कहते हैं, दिस प्लस दिस अपॉन 3, भाई निकाल लेते हैं, x1 प्लस एक्स टू प्लस x3 अपॉन 3, तो 2 माइनस 2 और पाई आ जाएगा 5/3 और माइनस 2 2 कट गया 1/3 आ गया। लो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस अपना आंसर है 5/3 और 2, जो 2 माइनस 5/3 कितना आ जाएगा 1/3। यार सब्ट्रैक्ट मत करवाना मेरे से, देखो इतना इतना काम मैं नहीं करता हूँ मतलब ना। तो 7 दिख गया, 7/3 का स्क्वायर, ठीक है, का रूट आ गया, ये अपने को रूट 50/3 है ऐसा करके दिख गया, ठीक, ये आपका आंसर। बच्चों इसको करने का एक और तरीका है ना, ध्यान से देखना। मैंने मान लो ये सर्कल बनाया, अभी काफ़ी देर से अपन सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट जो कितना हो जाएगा सर्कम सेंटर। तो आप देखिए कि बी और सी का जो मिड पॉइंट है, इसका इसका मिड पॉइंट है, वो आपका सर्कम सेंटर है। चलो वो भी मत निकालो, है ना, ध्यान से देखो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि HGO 2:1 होता है, ठीक। अच्छा इसमें बच्चों जो आपका बी और सी है बेसिकली 2R है, ये भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ कैपिटल R इज इक्वल टू साइड लेंथ तो भी निकाला है अपन ने, ये आपका रूट 50 आ रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना था ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, है ना, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच में डिस्टेंस है ना, यानी कि हग निकालना है अपने को ना। तो हग बेसिकली क्या है, HO का, ठीक है ना, ये 2 है ये 1 है, तो HO का कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ना। ये भी अभी बताया था कि कैसे अपन अगर डिवाइड कर रखा है किसी रेशियो के अंदर तो इंडिविजुअल जो लेंथ है वो कैसे निकाल सकते हैं ऑफ टोटल, तो ये 2/3 पार्ट होगा, ये 1/3 पार्ट होगा, है ना, ये HO का हो गया। अच्छा HO देखो ध्यान से देखना, मैंने कंपाउंड एंगल में बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपका जो O होता है वो बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है। तो HO जो है वो एक्चुअली में क्या है, रेडियस 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 है। तो HO आपका रेडियस है, ये आपका 2/3 ऑफ रेडियस हो जाएगा। और रेडियस का वैल्यू अभी ऊपर देखो कितना आ रहा है, रूट 50/2 आ रहा है, ये भी ऐसे भी आ गया है, ऐसे भी इस सवाल को आप कर सकते हो, ठीक है ना। बस आपको 2-3 चीज़ें जो अपन बार बार देख ही रहे हैं कि HGO 2:1, ठीक है, तीनों पॉइंट एक लाइन पर, राइट एंगल ट्राइंगल, उसका ऑर्थो सेंटर जो है वो आपका जहाँ जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री बन रहा है वो है, सर्कम सेंटर जो है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, डायमीटर जो है बेसिकली इस सर्कल का जो है वो आपका यही आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ, नेक्स्ट टाइटल इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। एक बार आप ये लिख लो, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मूले में हल्का सा त्रुटि है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट सिंपली राइट द टाइटल, ये टाइटल आप लिखो अपनी कॉपी के अंदर, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। वो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है अपने को वर्टिसेस दे रखी होंगी ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लो। अपने को जो 3 पॉइंट है ट्राइंगल की जो वर्टिसेस है उनके कोऑर्डिनेट्स अपने को दे रखे होंगे। तो ये है वो कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3। मान लो ये 3 पॉइंट अपने को दे रखे हैं। अब इन 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा कब, अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं होंगे तब, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर होंगे तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो मान लो ये भी दे रखा है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं है, तो ट्राइंगल का एरिया आता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट
डिटर्मिनेंट में इस तरह से आप याद कर सकते हो कि 1 1 1, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप फर्स्ट कॉलम में डाल दो, सेकेंड पॉइंट आप यहाँ सेकेंड कॉलम में डाल दो, थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर थर्ड कॉलम में डाल दो। डिटर्मिनेंट आप पढ़ ही चुके होगे, बहुत बेसिक है ना, फिजिक्स के टीचर्स ने भी आपको बता दिया होगा। मैथ्स में भी मैं स्ट्रेट लाइन से पहले डिटर्मिनेंट कंप्लीट कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा अपने को डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी की डायरेक्ट कैसे ओपन करना है या कोई छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन ही अपन स्ट्रेट लाइन में डील करेंगे, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है, कि आपको आना चाहिए। बहुत छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा हाई फाई अपने को डिटर्मिनेंट का कोई प्रॉपर्टी काम में नहीं आएगा। और जो मॉड है ये वाला ब्रैकेट है ना, दिस ब्रैकेट इज ऑफ मॉड्यूलस, है ना, जो अपना x का मॉड यानी कि 2 और -2 का मॉड कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये मॉड वाला है ना। और ये जो अंदर वाला है ये वाला वही वाला, ये आपका डिटर्मिनेंट है, मैंने डिटर्मिनेंट लिया है, तो मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा। थोड़ा आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि एरिया तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो, क्योंकि रियल एंट्रीज हैं तो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पहले कॉलम की जो एंट्रीज हैं नहीं लिखी, पहली कॉलम की जगह दूसरे कॉलम की जगह लिख दी, यानी कि फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट से, सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने कॉलम 1 कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दिया। और आपको पता ही है डिटर्मिनेंट का एक सिंपल सा प्रॉपर्टी कि अगर C1 और C2 में रिप्लेस कर देता हूँ तो C1 C2 रिप्लेस करने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू साइन में चेंज हो जाता है। यानी कि अगर इस कंडीशन में अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आ रहा है तो अगर C1 C2 रिप्लेस कर दूँ तो फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू -1 हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, है ना। चलो, जैसे अपन ट्राइंगल बना लेते हैं। ये अपना ट्राइंगल पॉइंट A B C, और बच्चों अब मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट ABC से, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ऐसे करके। और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जो एक्स एक्सिस पर पड़े हैं इनको मैंने बोल दिया पॉइंट PQR, है ना, ऐसे करके बोल दिया। कोऑर्डिनेट्स आप मान ही लो, वही x1 y1 x2 y2, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर x2 y2 और x3 y3, ठीक है ना, ऐसे करके। अब आंखों से आपको दिखना चाहिए कि जो ट्राइंगल है उसका एरिया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया इस पिक्चर में क्या आएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना। बच्चों ये PQ आ रहा है तो ए आगरा बॉम्बे पंजाब कतार, है ना, इस व्हाट यू कॉल ट्रेपीजियम, है ना, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन तो पैरेलल, तो पैरेलल तो मतलब दो लाइन अगर पैरेलल है क्वाड्रिलेटरल में तो ट्रेपीजियम। तो इस ट्रेपीजियम ABPQ में लिख देता हूँ, ABPQ आंखों से दिख रहा है, इसका एरिया तो इतना मैं नहीं लिखता, AQRC, एक और ट्रेपीजियम AQRC का एरिया माइनस BPRC, माइनस BPR, आराम से देख लो, ठीक है। बहुत प्यार से आपको दिख जाएगा कि दिस एरिया प्लस दिस एरिया माइनस दिस एरिया क्या आ जाएगा आपका, ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है, आराम से दिख रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रेपीजियम का एरिया लिखना। तो ABPQ जो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड मतलब ये लंबाई और ये लंबाई, ये लंबाई बेसिकली इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी कि y2, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई बेसिकली y कोऑर्डिनेट है y1, ये आएगा हाफ ऑफ y2 प्लस y1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस बिटवीन देम, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि x1 माइनस x2 प्लस हाफ ऑफ बच्चों AQRC, है ना, AQRC क्या है बच्चों, ये कितना है y1 प्लस y3 मल्टीप्लाइड में, है ना, डिफरेंस इनके बीच का x कोऑर्डिनेट यानी कि x3 माइनस x1 आएगा माइनस, तो यहाँ अगली लाइन में लिख लेते हैं माइनस हाफ ऑफ वो जो BPRC है ना, BPRC, ठीक है, कितना आएगा y2 प्लस y3 और डिफरेंस कितना आ जाएगा x3 माइनस x2, है ना, ये x3 माइनस x2, गॉट इट, ठीक 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 ठीक। अच्छा 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 अच्छा, तो बच्चों आओ इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा।
देखो ध्यान से देखना बच्चों, x1 y1 एक गणित दिख रही है x1 y1, ठीक है। दोबारा देखो यहाँ पर x1 y1 कटता हुआ दिख गया, ये प्लस x1 y1, ये x1 y1 कट गया। तो बच्चों y2 x2 ये माइनस इंटू माइनस कितना आ जाएगा, प्लस x2 y2। और यहाँ पर देखो y2 x2 क्या है, माइनस के साथ, यहाँ पर प्लस के साथ, वो भी कट गया। फिर आप y3 x3 भी देख सकते हो, ये प्लस के साथ है और y3 x3 माइनस के साथ है, ये भी कट गया। ठीक, ओके। तो अब मेरे को y2 x2 मल्टीप्लाई नहीं करना है, y2 इंटू x1 करना है। आइए इसको लिख लेते हैं, हाफ ऑफ y2 x1, करेक्ट। y1 x1 नहीं करना है, माइनस y1 x2 करना है, ठीक है, कर दिया। y1 x1 नहीं करना है, y1 x3 करना है, प्लस y1 x3 माइनस y3 x1, ठीक है, ऐसा। y2 x2 नहीं करना है, y2 x3 माइनस y2 x3 और y3 x2 प्लस y3 x2, ठीक। ये मैंने पूरा एरिया लिख दिया है ना। अब बस मैं ना आपको ये बता दूंगा, ये ना ये इसके बराबर है ना, ऊपर से खोल लो, ऊपर से खोला, प्लस माइनस प्लस x2 y3 x3 y2, देख लो एक बार, x2 y3 दिख रहा है क्या, x2 y3 और x3 y2 बिल्कुल एज इट इज दिख गया। ये वाला फिगर, ये वाला माइनर, इस वन एलिमेंट का माइनर x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक, ये आपको दिख गया। अब अगला वाला भी देख लो, यहाँ पर x1 y3 y1 x3, x1 y3 y1 x3 दिख रहा है क्या, नेगेटिव वही, क्योंकि सेकेंड जो माइनर होगा यहाँ पर वो माइनस इंटू x1 y3 आएगा, वो भी दिख गया। 1 इंटू x1 y2 x2 y1, x1 y2 बिल्कुल दिख गया, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपने प्रूव कर लिया कि हाँ उस डिटर्मिनेंट के बराबर है। अब इसमें एक और बात आती है कि मॉड मॉड क्यों आया है ना। तो मॉड के लिए आपको इस डायग्राम को समझना पड़ेगा ना, इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। आओ मैं एक और डायग्राम के थ्रू इसको समझाता हूँ कि मॉड क्यों लगाते हैं। तो चलिए मान लो आपका पॉइंट बी और सी है ना, तो अभी फिलहाल अपन ने जो डायग्राम लिया था उसमें पॉइंट ए यहाँ पर था, ठीक है। पर मान लो अब आपका पॉइंट जो है ए जो है इस तरफ नीचे की ओर हो जाए, ठीक है, नीचे की ओर हो जाए, ऊपर की ओर भी हो सकता है, नीचे की ओर भी हो सकता है, ठीक है। और अब आपने यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाले, परपेंडिकुलर डाले, ये पी क्यू आर माना माना, फिर आपने वही ये सेम फिगर लिखा है, ए बी पी क्यू ए क्यू आर सी और बी पी आर सी। तो आप ध्यान से देखें, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया माइनस ये बड़ा वाला एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर आपका इस एरिया का नेगेटिव आता हुआ दिख जाएगा। हाँ बोलो, हाँ बोल दो फटाफट कि हाँ, दिस एरिया प्लस दिस एरिया माइनस ये बड़े वाला एरिया, ये तो नेगेटिव आ गया। लेकिन आया नेगेटिव जो ना, वो एरिया एक्चुअली जिसका भी नेगेटिव आ रहा है वो एक्चुअली एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को ये नहीं पता है कि पॉइंट ए जो है बीसी लाइन के उस तरफ है या इस तरफ है। अगर उस तरफ हुआ तो जो अपना आंसर आ रहा था पॉजिटिव करके वो पॉजिटिव आ जाएगा। पर अगर इधर हो गया, ठीक है ना, तो अपना सेम वैल्यू का सेम चीज एरिया ऑफ ट्राइंगल का नेगेटिव आ जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज सही है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज सही है तो हम क्या करते हैं, चीजों पे मॉड लगाए थे। जैसे मान लो मुझे पता चल गया कि आंसर 2, इस क्वांटिटी का वैल्यू या तो 2 या -2 आएगा, तो क्योंकि मुझे पता है मुझे पॉजिटिव से ही मतलब है तो मैं मॉड लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि आई एम नॉट श्योर, भाई वो तो पॉइंट पे डिपेंड करेगा ना, पॉइंट एक किस तरफ है। तो अगर जहां कहीं भी हो, ऊपर हो नीचे हो, जहां कहीं भी हो, आंसर तो उसके मैग्नीट्यूड से मुझे मिल ही जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ पॉलीगन, जो भी कंडीशन ऑफ कोलिनिटी बचा है तो आओ वो कर लेते हैं। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स है बच्चों जिनके कोऑर्डिनेट्स है एबीसी है। जैसे ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2 एंड सी पॉइंट है आपका x3 y3। तो तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो आप सोचो अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, जैसे ये है, ये ए, ये बी, ये सी, तो बच्चों आप जब इस ट्राइंगल का डेल्टा लिखोगे है ना, डेल्टा यानी कि हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट लिखोगे, तो लाजमी सी बात है कोई ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा है, तो एरिया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 यानी कि हाफ मॉड 0, यानी कि मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट 0। अच्छा बताओ, मैग्नीट्यूड जो है किसी नंबर का 0 है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्वांटिटी यानी कि डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। वेरी इजी है ना, वेरी इजी। हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग इज 0, यानी कि वो समथिंग जो है वो क्या है, 0 है। तो समथिंग समथिंग जो है वो 0 आ गया है। ये आपका कंडीशन ऑफ कोलिनिटी हो गया।
ठीक है, सिंपली डिटर्मिनेंट को 0 करना है, वही जो अपने यहाँ पर लिखा था, ये वाला बच्चों ना, 1x1y1, 1x2y2, 1x3y3, आपका डिटर्मिनेंट 0 हो गया। ठीक, चलिए आगे एरिया ऑफ पॉलीगन की बात करते हैं अपन। तो जो एरिया ऑफ पॉलीगन में आपको जो वर्टिसेस दी हुई होनी चाहिए वो आपकी साइक्लिक ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मान लो एन साइडेड पॉलीगन है ना, ए बी सी और जो भी आगे तक, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। ऐसे मत सोचना ये तो 6 साइड का हेक्सागन बना दिया सर, एन काहे लिख रहे हो, एन ही है भाई, एन ही है, ठीक है ना, x1 y1 x2 y2 और लास्ट में जाकर के nth वर्टेक्स जो है उसके कोऑर्डिनेट है xn yn, ठीक है। तो इसका एरिया अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने का प्रूफ पे आप जाना चाहते हैं जाएं, तो प्रूफ के लिए आपको बस यही लिखना पड़ेगा ना, ये आपको 2 करके ऐसे करके बना लोगे इस तरह से ना, यो करके ए बी सी डी करके आ जाएगा, फिर आप अपना वही परपेंडिकुलर डाल के सेम चीज करके आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो फॉर्मूला आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मूला आता है बच्चों हाफ मॉड ऑफ, है ना, मॉड ऑफ, ये मॉड वाला ब्रैकेट है। अब डिटर्मिनेंट है ना, तो डिटर्मिनेंट देखो, पहला डिटर्मिनेंट फर्स्ट पॉइंट यानी कि x1 y1, सेकेंड पॉइंट x2 y2 प्लस मॉड ऑफ, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड पॉइंट x2 y2 x3 y3, ठीक है, प्लस डैश डैश, फिर बच्चों लास्ट में आएगा xn माइनस 1 yn माइनस 1 xn yn, ठीक है, प्लस, अब बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देख लो, फर्स्ट डिटर्मिनेंट था 1 2, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 1 2 2 3 3 4 4 5, सेकेंड लास्ट लास्ट, और फिर वापस घूम करके लास्ट एंड फर्स्ट, ठीक है ना, यहां पर आएगा लास्ट एंड फर्स्ट, जगह थोड़ी कम पड़ गई, मैं अगली लाइन में लिखता हूँ लास्ट यानी कि xn yn और x1 y1, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 3 3 4, सेकेंड लास्ट 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 और फिर वापस घूम करके फर्स्ट, ठीक है। ये फिनोमिनन है ना, आप यहां पर भी देख सकते थे, अगर आप यहां पर छोटे डिटर्मिनेंट बनाते ना, यहाँ पर डिटर्मिनेंट 1, तो यहां पर आपका आता x1 y1 x2 y2 x3 y3, सॉरी 1 2 2 3 1 2 2 3 3 1, देखा आपको 1 2 पॉइंट यहां से आता, 2 3 पॉइंट यहां से आता, 3 1 पॉइंट आपका यहां से आता, आगे ना वापस घूम करके। तो nth के लिए भी अगेन आप ये जो पॉलीगन्स का जो एरिया है यानी कि ट्रेपेजियम का जो एरिया, उन्हीं को आप जब सेट करोगे यूं करके, जब आप परपेंडिकुलर डालोगे एंड सो ऑन, तो आपको वो x4 y4 वाला टर्म जो है मिल जाएगा आराम से ना, अपने को उसमें नहीं जाना है। क्योंकि बच्चों इसका है ना एरिया ऑफ पॉलीगन का एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हो, आपको 5 साइड का कभी नहीं पूछेगा। 5 साइड का क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे ऑर्डर बताना पड़ जाएगा, ऑर्डर बताना पड़ जाएगा, तो आप 3 ट्राइंगल से पेंटागन का एरिया निकाल लोगे। क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप 2 ट्राइंगल में डिवाइड करके, यानी कि ABCD का एरिया कैसे लिखोगे, ABC ADC दोनों को जोड़ करके आप लिख लोगे। तो उसकी मजबूरी है कि वो पूछ ही नहीं सकता आपसे, कंफ्यूज वो कैसे कर सकता है, ऑर्डर वाइज कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन कितना कंफ्यूज कर सकता है उसकी लिमिटेशन है, क्वाड्रिलेटरल तक ही वो बेचारा लिमिटेड है एग्जामिनर, तो ज्यादा इसमें जो है ना पंगेबाजी इसमें वो कर नहीं सकते। और आज तक उन्होंने ऐसा कुछ पूछा नहीं एरिया ऑफ पॉलीगन, पर फिर भी मैंने आपको ये बता दिया ना, बाद में लास्ट में डिटर्मिनेंट के बाद में मॉड है, मॉड, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये अपना फॉर्मूला है, पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, पॉइंट शुड बी टेकन इन साइक्लिक ऑर्डर, इसी मजबूरी की वजह से इस पर डिफिकल्ट क्वेश्चन वो नहीं बना पाते। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन पे, आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। बच्चों आज का जो होमवर्क है वो आपका केवल एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1 ऑफ ऐसे लोनी ही होमवर्क है अभी तक का। जब हम इलस्ट्रेशन कर लेंगे, कौन सी इलस्ट्रेशन, ये कोलिनियरिटी और ट्राइंगल के एरिया पे जो इलस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2 होगा, यानी कि अभी एक्सरसाइज 2 नहीं करनी है, अभी केवल आप एक्सरसाइज 1 करें, ठीक है। ओके, बाय बाय।